every day. One with, no, it's not a new one, it's my son's laptop. तो अगर इस पर कोई Facebook, YouTube चल जाए तो मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है तो मुझे भी पता लगेगा आपके साथ कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है. जी मैंने उसको भी सरप्राइज़ दिया, आते हुए कहा लैपटॉप दे दो अपना, तो वो मुझे उसने देखा, उसने कहा अच्छा वापस कब मिलेगा. वैसे वो अभी आपसे छोटा है, शायद ना हो, मगर आजकल तो बहरहाल तो आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे इस साइड पे ज़रा आहिस्ता बोलना चाहिए तो कोई बात नहीं, मगर यू नेवर नो टुडेज जनरेशन. तो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न. बस एक सेकंड से मैं सेटअप सारे इसमें ले आता हूँ ताकि हम आज साथ ही मिलके इंस्टॉल भी करते हैं, चलाते भी हैं, ताकि जब आप जाएं तो यू हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दैट सेटअप्स गिवन यस्टरडे. लॉगवेयर सिमुलेट का जो इंस्टॉलेशन एज वेल एज लेक्चर्स. जी हमारे उमर आ रहे हैं. अच्छा अभी एक काम कर लेते हैं कि ये सारा कुछ मैंने सर की USB में भी कॉपी कर दिया है. सो यू कैन दोज हु वांट राइट नाउ. अब मेरे पास जो मीन्स से टीए को दिया है वो आप लोगों का कोई इशू चल रहा है, वो नहीं आप कनेक्ट हो पा रहे. ग्रुप से किस किसने डाउनलोड किया है? अच्छा नहीं, वो प्रेजेंटेशंस या प्रेजेंटेशन, और ये 4 प्रेजेंटेशन मैंने दी थी कल. कुछ और आ रही है. चले अभी हम इसको रेगुलराइज आज कर ही लेते हैं फाइनली कि ये तमाम सेटअप्स, तमाम डेटा जो है ना, हम अभी दौरान क्लास ही हमारे उमर आ रहे हैं, वो इसको कंफर्म करते हैं कि वो अपलोडेड है. तो क्योंकि जो सेटअप्स है ना दैट वुड टेक सम 25 MB के करीब है. आई डोंट नो कि वो अपलोड होगा कि नहीं होगा. वो USB में ले लेंगे सेटअप, वो आप लोग ये नेगोशिएट कर लें टीए से कि कैसे ड्रॉप बॉक्स, USB, गूगल ड्राइव और वट एवर मैकेनिज्म यू वुड लाइक. तो ओके सो कल जो मेरी एक एब्सेंस थी उस दौरान एक स्कोप स्टेटमेंट सजेस्टेड थी जो कि की जाए. एनी इश्यूज इन दैट, एनी डिस्कशन रिक्वायर्ड ऑन दैट? और इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बिकॉज इट कैन नॉट बी टू सिमिलर, नो टू स्कोप स्टेटमेंट्स कैन बी similar because it was a broad open-ended musical evening arrangement program. Now everybody must have unique scope statement. If it is identical then 0, else check it. ऐसे ही होना चाहिए ना. अगर आइडेंटिकल है तो वो फिर रिफ्लेक्ट कर रही, तो मेरे लिए ज़रा आसानी होगी कि मैं एग्जैक्टली आई एम श्योर कि सारों ने खुद की होगी और कुछ ने उनकी जो की होगी, मगर फिर किसने किसकी चोरी की ये तो फिर बड़ा एक सब्जेक्टिव सा, तो बराबर हो गए यहाँ पे. सो वेरी कन्वीनियंट मेथड ऑफ मार्किंग के सिमिलैरिटीज़ साइड इंटरसेक्शन निकाल लें, साइड पे रख दें और रिमेनिंग को चेक कर लें, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह. तो एक आध दफ़ा आप करेंगे तो आप आइंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह. सो नहीं अल्लाह ना करे, उस्ताद कोई भी नहीं, हम सब वी आर ऑल प्रोफेशनल्स हियर. आपके एक्सपीरियंसेस इन योर ओन पर्टिकुलर फील्ड इज़ मच मोर. सिर्फ मेरे और आप में फ़र्क है मैंने ये किताब पढ़ी हुई है और थोड़ा सा 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ इसको, तो ये डिफरेंस है. अदरवाइज़ शायद आप अपनी डोमेन में 20 शायद चंदी लोग 20 वाले हैं, बाकी तो थोड़े वाले ही हैं. 20 पे माइंड भी कर जाएंगे, हम इतने बुजुर्ग नहीं हैं शायद. तो हम आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर हम आउट ऑफ द थ्योरेटिकल लिमिट डिस्कस करेंगे. सर मेरे यहाँ हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट था उसमें ये पोर्शन इस तरह हैंडल किया गया, या आई वुड आस्क कि उसमें अगर ऐसे होता तो क्या वहाँ भी समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क. दैट इज़ द एसेंस. अदरवाइज किताब तो आप भी ये
रीडिंग कर ही सकते हैं अपने टाइम में या स्लाइड्स आप देख सकते हैं. बट द होल पॉइंट ऑफ दिस क्लास इज़ टू जनरेट a professional class is to generate a debate and along with of course certain theoretical framework तो चलाना ही चलाना है. और हमने थोड़ी बहुत जो सॉफ्टवेयर चलाना है. तो ये मैं आज लास्ट डे हम इंशाल्लाह एट व्हाटएवर कॉस्ट हम इसको सॉफ्टवेयर्स को आप तक पहुंचा देंगे. लैब में हो ना हो, अगर आप अपने लैपटॉप्स हैं आपके पास या आप शेयर करना चाहते हैं तो आप अगली दफ़ा जो क्लास लैब में होगी उसमें हम पढ़ाएं. वेरी गुड. सो हम मेरे ख्याल में उन्हें यहाँ बुला लें, ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑडियंस उनको मिल जाएंगे. सो हम मोड तकरीबन 1 घंटे के करीब थोड़ा थ्योरी करेंगे, फिर सब्सिक्वेंटली या 1.5 घंटा 1.25 घंटा फिर ब्रेक के बाद फिर हम इम्प्लीमेंट किया करेंगे. तो सॉर्ट ऑफ डेली का डेली काम आगे चलाएंगे. अदरवाइज़ हम बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर आपको स्क्रैच से पीछे से आना मुश्किल हो जाएगा. बट ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा बिल्ड करना ज़रूरी था, जो कि हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह स्मूथ कल्मिनेट हो जाएगा आज. स्कोप स्टेटमेंट वैसे रैंडमली आप लोगों ने डिफाइन किया. ऑब्जेक्टिव वाज गिवन, ठीक है जी. क्या था ऑब्जेक्टिव कल वाला? अरेंज a musical concert. Any budget given? Anything? Okay, all assume. So अगला स्टेप क्या था? Deliverables या scope statement? जी, to arrange the concert on with a budget of, या इसका कहते हैं for persons with a budget of this much, if required at भी आप प्लेस डाल सकते हैं, या सिटी डाल सकते हैं, या यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, या रिगार्डलेस. पूछें नहीं? ओके. सो डिलीवरेबल्स, मेजर डिलीवरेबल्स. अगर कल खुद किया था तो कुछ तो बयान करें. जो फ्रेम था उसका वही रखा है सर. म्यूजिक कॉन्सेप्ट और उसके नीचे फिर आगे डिलीवरेबल. जी ठीक है, वही पूछ रहा हूँ. डिलीवरेबल्स अभी हम क्या बना रहे हैं? हम स्कोप स्टेटमेंट का टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट फिल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो ये. और ये किससे डिराइव होगी सारी इंफॉर्मेशन? मजीद अगर मैं मैक्रो लेवल पे चला जाऊं तो वो तो माइक्रो हो गया ना सर. ये स्कोप स्टेटमेंट आएगी कहाँ से? ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा? मजीद चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर विच इज आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच हैज़ टू बी इनलार्ज्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्कोप स्टेटमेंट. सो डिलीवरेबल्स, मेजर डिलीवरेबल्स. ओके. अब यहाँ पे सब्जेक्टिव जजमेंट आ सकती है कि सिंगर, ओके सिंगर, क्या बुकिंग ऑफ द वेन्यू, साउंड सिस्टम. अच्छा, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव है. क्या वेन्यू में साउंड सिस्टम शामिल है? सीटिंग अरेंजमेंट शामिल है? एक हॉल बुक कराया, उसमें कुर्सियाँ तो लगी हुई हैं. अब यहाँ पे very exactly. So since it was open ended, anybody could, अगर ये क्लैरिटी होती कि फलाना हॉल फलाना विद साउंड जो आपने अपना किया, वेरियस पॉसिबिलिटीज, साउंड एक्सेट्रा, सीटिंग, पार्किंग. अब ये सारे का सारा वेन्यू में भी आ सकता है और अलग अलग भी हो सकता है. और सिक्योरिटी, प्रमोशनल मटेरियल, इनविटेशन, ज़रूरी चीज़ तो भूल ही गए थे. कोई एंजॉयमेंट विदाउट रिफ्रेशमेंट इज इनकम्प्लीट.
एंड सो ऑन। अब इसमें से आपने अपने किसी ने 4 कोई 5 कोई अपने मेजर डिलीवरेबल्स सेट किए, बट डिलीवरेबल्स कैन बी नेवर एंडिंग, तो क्या करें फिर? तो प्रेफरेबली जहाँ ये जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रेफरेबली आप मेजर डिलीवरेबल को क्लब करें, वेन्यू प्रेपरेशन को एक बना लें, उसके सब डिलीवरेबल जितने चाहे बनाए। तो वेन्यू, अगर आप मेजर डिलीवरेबल बहुत फैला लेंगे तो आपका जो WBS है वो हॉरिजॉन्टली एक्सप्लोड कर जाएगा और उसकी डेप्थ कोई ख़ास नहीं होगी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें एक ही लेवल पे ले गए। सो व्हाई नॉट, तो एक वन ऑफ द टेक्निक्स जब आप बनाएं तो आप इसको क्लब करें और ऊपर मेजर डिलीवरेबल्स 3-4 हों, फिर सब्सिक्वेंट, तो 4-5 से बड़ा जब आप करते हैं तो हॉरिजॉन्टली बहुत ये स्प्रेड हो जाता है। एंड विद इन ईच डिलीवरेबल डिफाइन द सब डिलीवरेबल्स, रीच द लोएस्ट सब डिलीवरेबल लेवल, और फिर उसके बाद अगली क्या चीज़ थी? माइलस्टोन्स। जी, माइलस्टोन्स जो भी आपके डिलीवरेबल्स हैं उनकी प्रोग्रेस विद डेट्स और टाइम, एग्रीड? इसी तरह था। फिर क्या था आगे? टेक्निकल। अब यहाँ पे बैकअप लाइट्स, रॉक कॉन्सर्ट, साउंड सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, लिमिट्स एंड एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स कि आप इस प्रोजेक्ट में, आपसे ये नहीं है दुनिया में एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू मार्क द क्लियरली डिफाइन द लिमिट्स कि ये इतने से इतने बजे तक होगा, इतने से इतने लोगों के लिए होगा, इसमें ये शामिल नहीं है, शटल बस सर्विस मेरा काम नहीं है, फलाना, तो यू डिफाइन इट। एंड लास्टली कस्टमर, हु इज़ द कस्टमर? वो आपकी यूनिवर्सिटी एडमिन हो सकती है, आपका सिटी गवर्नमेंट हो सकती है, आपका जो भी ये आपको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हो सकता है, क्रिकेट बोर्ड हो सकता है, एल्यूमिनाई एसोसिएशन हो सकती है, जिसने आपको ये असाइन किया, जिसने आपको फंड किया, जो इसको रिव्यू करेगा, जो एग्री या डिसएग्री करेगा इस पूरे स्कोप से। सो सिंपल, क्लैरिफाइड, क्लियर। जब ये डिफाइन हो गया WBS, अब इससे WBS कहाँ से शुरू करें? डिलीवरेबल से, मेजर डिलीवरेबल से। तो यहाँ पे अगर 4 रखे होते तो बड़ा आसान होता, 4, फिर उसके सब जो भी आपके दिमाग में, यानी कि इसका भी एक स्टैंडर्ड एक रूल ऑफ थंब आ गया कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, n नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स लिख लें, उसमें से क्लस्टर्स बना के मेजर डिलीवरेबल्स बनाइए WBS में, और फिर उन सबको अलाइन कीजिए लोअर लेवल सब डिलीवरेबल्स में, और इस तरह आपका WBS ज़रा बेहतर ऑर्गेनाइज बनेगा, इंस्टेड कि आप सीधा कंप्यूटर खोलें, क्लिक दबाएं और डब्बे के अंदर वैल्यूज या टेक्स्ट इंसर्ट करना शुरू कर दें, या ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। सो ये आपकी एक रैंडम ब्रेनस्टॉर्मिंग है जिससे आपने जनरेट की लिस्ट, एंड देन यू डेवलप इट। Milestones are meant for what purpose? Progress monitoring and control, performance measurement। तो milestones ऐसे tangible होने चाहिए जहाँ पे वो चीज़ चेक भी हो सके। 500 कुर्सियाँ लग गईं by this much date, 13 मार्च को है तो 11 या 12 बजे रात 12 मार्च को 500 कुर्सियाँ लगी हों। ये ना हो कि कुर्सियाँ लगनी शुरू हो जाएं, इट्स अनदर पॉसिबिलिटी, वो आप पहले कर सकते हैं। मगर नॉर्मली जो माइलस्टोन्स, क्योंकि प्रोग्रेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए हैं, तो वो कंप्लीशन होनी चाहिए उन पोर्शन, उस पर्टिकुलर पोर्शन की। तो असाइन जो माइलस्टोन्स डिफाइन करेंगे वो ऐसे होने चाहिए जो कि क्लियरली मार्क हों, क्लियरली मेजरेबल हों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राउंडेड ऑफ डिस्कशन विद मार्केटिंग टीम बाय, इट्स नो गो माइलस्टोन। जब तक आप उसके अंदर टेंजेबल इतने मिलियन या रुपीस की हमारे पास स्पॉन्सरशिप आ जानी चाहिए बाय सच एंड सच डेट, अगर आएगी तो प्रोजेक्ट चलेगा, नहीं आएगी तो कैंसिल कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वी हैव अ क्लियर कट माइलस्टोन। सो ओके, हमारे पास WBS बन गया। इसके बाद हमने वर्क पैकेज बना, कल नहीं, रिक्वायरमेंट शायद
WBS तक रिक्वायरमेंट थी। मगर जब आप डिटेल एक्टिविटीज़ में जाएंगे, सबसेट में जाएंगे, तो आप वर्क पैकेज और कॉस्टिंग भी करेंगे। सो विद दिस यू हैव अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट नाउ। अब सपोजिटली अज्यूमिंग कि आपने वर्क पैकेज भी बना लिया, अज्यूमिंग, तो आपको टाइम, कॉस्ट, स्केड्यूल, अभी टाइम आपके पास सही नहीं निकलेगा। वजह क्या है? क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़, क्या प्रोजेक्ट का टाइम सब एक्टिविटीज़ का लीनियर सम होता है? नहीं हो। उसमें नेटवर्क्स के मुताबिक कुछ एक्टिविटीज़ पैरेलल हो रही होती हैं, कुछ सीक्वेंशियल हो रही होती हैं, कुछ प्रीसीडेड बाय होती हैं, कुछ सक्सीडेड बाय होती हैं। सो इसलिए करेक्ट टाइम एस्टिमेशन के लिए हमें एसेंशियली प्रोजेक्ट नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। इन एक्टिविटीज़ की प्रेसिडेंसेस एंड सक्सेसर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जिनके नहीं हैं उनको इंडिपेंडेंटली डील करना पड़ेगा। तो हमारे पास आउटकम क्या आएगी? प्रोजेक्ट नेटवर्क। सॉरी, गैंट चार्ट भी, यस, गैंट चार्ट इज अ स्केड्यूलर। गैंट चार्ट पे आपको, गैंट चार्ट इज अ प्रीकर्सर टू प्रोजेक्ट नेटवर्किंग। गैंट चार्ट के ऊपर आपको ओवरलैपिंग एक्टिविटीज पता लग जाएंगी, क्या है, कब से कब तक है, फाइन, बन जाएगा। गैंट चार्ट बन गया, सपोजिटली नेटवर्क भी बन गया। अभी हमने स्क्रैच से प्रोजेक्ट शुरू किया है, चार्टर से स्कोप, स्कोप से डिलीवरेबल, डिलीवरेबल से WBS से आगे बनाते हैं नेटवर्क भी। नेटवर्क बन जाएगा, नेटवर्क बना हुआ मिलेगा, नेटवर्क को ड्रॉ कर लेंगे, उसकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, CPM वगैरह लगा लोगों के एक टेंटेटिव प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन हमें टाइम निकल आएगा। वी हैव अ टाइम एस्टीमेट। दिस टाइम एस्टीमेट इज यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक और फिक्स्ड वैल्यूज। टू इम्प्रूव दिस हम प्रोबेबिलिस्टिक टाइम पे चले जाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है एक्टिविटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, ये बीटा है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये फलानी है, इसकी मीन वैल्यू ये है, इस तरह की बातें ये सब करेंगे। सो उससे क्या होगा? हमारा प्रोजेक्ट एक इंटरवल के दरमियान में आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट 75 डेज से लेके 1 और 2 डेज़ के दरमियान में कंप्लीट होगा। उसमें हम फाइंड कर सकेंगे, अगर मैं 92 डेज़ का कहता हूँ तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि 92 डेज़ में कंप्लीट होगा? सर ये 77% के चांस है, इससे ज़्यादा चांस नहीं है। 97% चांस है, ये इतना है। 95% प्रोबेबिलिटी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज भी निकल आएंगे। हैंस अब हम नज़दीक टू रियलिटी पहुंच रहे हैं। और दरमियान में सारी जो कैलकुलेशनें हैं वो कौन कर रहा है? वो हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है, और जिसको हमने पहले हाथ से भी करना है ताकि हम सॉफ्टवेयर के इंट्रिकेसीज को समझ सकें। जब ये डेवलप हो गया नेटवर्क, टाइम निकला है स्केड्यूलिंग के, तो प्रोजेक्ट को रन करके देखा जाएगा। जब रन करने की बारी आएगी तो वो सारे का सारा रनिंग जो है वो सिमुलेट में चलेगी। सिमुलेट में वही नेटवर्क बनाएंगे, उन्हीं एक्टिविटीज़ के टाइम वगैरह देंगे, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, और प्रोजेक्ट पूरा रन। सिमुलेट की खूबसूरती है, ये प्रोजेक्ट को भी रन कर सकती है, ऑपरेशन को भी रन कर सकती है। तो ये भी चेक किया जा सकता है कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाए तो इसको अगर रन करना पड़े आफ्टर प्रोजेक्ट क्लोजर, व्हाट इट बिकम्स एन ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कैसे चलेगा? यानी कि यू आर सिमुलेटिंग एक्चुअली द आउटकम ऑफ योर प्रोजेक्ट। दोनों तीनों चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमुलेट इसको पिक कर लेगा। सो यहाँ तक हम अगर ज़हनी तौर पे मैप हमारे सामने आ गया, अब इन तमाम चीज़ों की थ्योरी एंड सब्सिक्वेंटली एप्लीकेशन टारगेट है हमारा। ठीक है जी, तकरीरें ज़्यादा हो गई और अब काम शुरू कर देते हैं। सॉफ्टवेयर अगर ये मीडिया पर्सन को दे दिया और लेक्चर्स के साथ कॉपी कर दे वहाँ से इंडिविजुअली। मैं अभी इस USB में सारे मौजूद हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ। और ये अगर आप okay, if you see it, there is a setup for Logware, setup for MATLAB, setup for Simulate, folders मौजूद हैं। अगर मैं
खोलता हूँ तो ये इसका ऐप मौजूद है और ये मैं यहाँ से सेटअप इसका रन कर दूँ तो ये कोई मसला नहीं है। देन यू हैव द पावर पॉइंट्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स एज येट। हाँ, अभी एस्टिमेशन वाला हमने नहीं पढ़ा, वो भी इसमें ऑलरेडी गिवन है। फिर इसमें माइंड व्यू जो कि हमारा WBS बनाने का सॉफ्टवेयर है, वो माइंड व्यू का भी सेटअप इसमें एक्जी मौजूद है। आपको शायद ये डायरेक्टली ना अलाउ करे रन करना, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है 30 डेज़ का। आप माइंड व्यू को डाउनलोड सीधा कर कीजिए और अपने ईमेल डाल के ट्रायल वर्जन 30 डेज़ का या जो भी आप मुनासिब समझते तरीक़ेकार ले लें। दैन इसमें किताब भी मौजूद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो हम फॉलो कर रहे हैं मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स की। चैप्टर 6 तक तकरीबन हम फॉलो करेंगे या 8 तक इसको, तो थ्योरी के लिए वो भी मौजूद है इसमें। और PM BOK रहेगी, वो मेरे ख्याल में आपके पास होगी, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा जो रिसोर्स है ये इसके अंदर अवेलेबल है। कौन सा क्वेश्चन आपको मैं सर अभी ढूंढना पड़ेगा, मैं देखा नहीं। एडिशन 5th ही होगा, सो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो हमने कल एक दो चीज़ें रह गई थी। इट्स नॉट गुड कि हम वो लूज एंड छोड़ जाएं और आगे बढ़ जाएं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, WBS जब बन गया तो देन assigning tasks to organizational units is called responsibility matrix, and it is also a linear responsibility chart which summarizes the tasks to be accomplished and who is responsible for what in the project. List all project activities and participants. अब अगर आप याद करें तो जब हम बनाते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क तो वो क्या चीज़ होती है, किन चीज़ों का नेटवर्क होता है? वो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन एरो, सो इट इज एन एक्टिविटी. So again, responsibility matrix is nothing but a list of activities for the complete project along with the list of responsibles against which they would be mapped, and they would provide a means for all participants to view their responsibilities and agree on their assignments, clarify the extent or type of authority that can be exercised by each participant. So हमें कल जब हम देख रहे थे लंदन ओलंपिक्स वाला एग्जाम्पल, तो उसमें सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन ये थी कि क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट की भी, जिसकी वजह से बजटिंग और जो दूसरी चीज़ें थी वो गलत हुई और बाद में कुछ मामला ऊपर नीचे हुए. सो वी हैव अ सेट ऑफ टास्क एंड वी हैव अ प्रोजेक्ट टीम एंड समबडी इज रिस्पॉन्सिबल एंड समबडी इज इन सपोर्ट और असिस्टेंस रोल. इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ लीनियर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये जाहिर है बहुत बड़ा होगा, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा टीम्स होंगी, जितने ज़्यादा सेक्शंस होंगे, जितने ज़्यादा टास्क होंगे, तो इट्स अ बिगर एक्सेल शीट. Okay, converting the matrix to further, पहले तो बड़ा बेसिक सा था कि रिस्पॉन्सिबल ये है और सपोर्ट में ये है, मगर लेवल ऑफ सपोर्ट और लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको टेंजिबल स्केल में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा ये ओवरऑल स्कोर पता लग जाएगा आपको हर एक्टिविटी का. मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर व्हाट, ये डिलीवरेबल्स हैं, ये डिज़ाइंस हैं, ये सेक्शन वाइज, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड हो गई है. डिज़ाइन सेक्शन, डेवलपमेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, असेंबली सेक्शन, टेस्टिंग, परचेजिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग. हर किसी को किस रोल में इस पर्टिकुलर डिलीवरेबल के लिए कौन किस किस रोल में आ रहा है. डिज़ाइन इज इन रिस्पॉन्सिबल, मैन्युफैक्चरिंग इज इन कंसल्टेशन फॉर
whether it is manufacturable or not, whatever you are designing. So हर organization का section भी अपने roles में role assign हो गए, and who is the approving authority and who is everything. So हर तमाम deliverables को हम map कर लें organization के साथ. ये जो ये 1 to 5 स्कोर है, ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, इसको चेंज भी आप कर सकते हैं. यू वांट टू ऐड another level, you can add a number more and you can do that. Okay, responsibility is very straightforward perhaps. Communication plan, of course, while the project is being executed, what is to, how, who and with whom you are responsible to be to communicate, what are the methods for communication and storage, what information. So जो reports and return जिसको हम कहते हैं अपने दफ्तरी ज़बान में, तो they are means of communication, वो define हुई हुई हैं. मगर कहीं वो email भी acceptance होगी, कहीं पे hard copy पे होगी, कहीं पे सर्वर पे कोई अपग्रेडेशन होगी, तो हर टास्क की डिटेल दिखा दी जाए. यानी कि प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट्स कब जनरेट होनी है, क्या टाइमलाइन है उनकी, कितनी रिकरिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, डिलीवरेबल इश्यूज़ क्या हैं, चेंजेस इन स्कोप किसने मैनेज करने हैं, कहाँ करने हैं, टीम स्टेटस मीटिंग कितने अरसे बाद होनी चाहिए, गेटिंग डिसीजंस क्या है, एक्सेप्टेंस रिक्वेस्ट, चेंजेस, एक्शन आइटम्स, माइलस्टोन रिपोर्ट्स एक्सेट्रा आर ऑल द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड and to be exchanged during a project. जो हमारे पास प्रोसेस एरिया है वो अपनी जगह, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल प्रोसेसेस है, लाइक डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट या इस तरह. तो ये चीज़ें उन प्रोसेस एरियाज में किस तरह से, प्रोसेस एरिया से क्या मुराद आपकी? प्रोसेस एरिया जिस तरह इनिशिएटिंग, एग्जीक्यूटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, और ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मेरे हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोसेसेस हैं, कुछ अजाइल है, कुछ लीन है, वाटरफॉल अप्रोच है, कुछ इस तरह की इंक्रीमेंटल अप्रोचेज है. तो वो किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं? देखें, बेसिक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं वो तो वही रहेंगे. उसमें उस इनिशिएशन में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी सेक्शन की, टू इनिशिएट दैट डिज़ाइन, किसी की सपोर्ट होगी, किसी का अप्रूवल रोल होगा. यानी कि हर एक का रोल, प्रोसेस वही है इनिशिएटिंग का, उसमें कितने लोग इंटीग्रेट हो रहे हैं, इन व्हाट कैपेसिटी. तो आप 100% ठीक कह रहे हैं कि टास्क्स के अंदर प्रोजेक्ट इनिशिएशन में कौन से टास्क आएंगे. अगर हम नंबर ऑफ टास्क पूरे डिलीवरेबल्स को डिवाइड कर लें, कुछ इनिशिएशन में आएंगे, कुछ इसकी एग्जीक्यूशन में आएंगे, कुछ इसकी मॉनिटरिंग में आएंगे. और उसके सामने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के किस सेक्शन की कौन सी जिम्मेदारी है, मेन लीड की, सपोर्ट की, अप्रूवल की, टेस्टिंग की, किसी ना किसी की. सो दोनों चीज़ें मैं क्लियरली सेपरेट यूँ नहीं कर सकता. प्रोसेस तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का वही 5 प्रोसेस हैं जो आप बता रहे हैं, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के वही डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं. अब किस प्रोसेस में कौन कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, यानी कि एक डिपार्टमेंट टेस्टिंग में भी है, एक डिपार्टमेंट डिज़ाइन में भी कंसल्टेंसी रोल पे है. टेस्टिंग में उसका प्राइमरी रोल है, इनिशिएशन में उसका कोई और रोल है. सो हम क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि वो अपने एक पर्टिकुलर प्रोसेस में है. मैं somebody differs from that, maybe we can discuss this, but मेरा हमेशा से ये रहा है कि हम ना स्टीरियोटाइप ना हो जाए. we should not be very much fixated कि PM BOK ने ये 4-5 प्रोसेस एरियाज बताए हैं, वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए सब डेफिनेटली हैं. मगर अगर हमारा प्रोजेक्ट उसमें ये हर चीज़ को किसी खाने में ना फिट करें, करने तो पड़ेंगे, जाहिर है, यही हमारा मकसद है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ले जाएं, फलानी वाली चीज़ इधर ले जाएं. तो खानों में तो हम बिठा रहे हैं, मगर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होगी. ये तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम क्लियर कट बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करें. बहरहाल यू आर राइट के होना चाहिए, और किसी ना किसी प्रोसेस से लिंक होना चाहिए उसका. स्टेक होल्डर एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, ये अब कम्युनिकेशन किस किस को जानी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइम. तो ये अगर आप पूरा प्रोजेक्ट का कम्युनिकेशन प्लान देखें, कौन सी इंफॉर्मेशन किस ऑडियंस के लिए, कब, किस जरिए के जरिए, और कौन प्रोवाइड करेगा. सो एवरीथिंग इज मैप्ड, एवरीथिंग इज Two-way service.
कम्युनिकेशन अप डाउन बाय एग्जैक्टली हम टारगेट ऑडियंस में हम स्टाफ एंड कस्टमर, सीनियर मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर, तो हम इधर ही प्रोजेक्ट ऑफिस, सीनियर मैनेजमेंट, कस्टमर, स्टाफ, प्रोजेक्ट बाय डायरेक्शन, यानी कि टारगेट ऑडियंस में हम डिफाइन करेंगे इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो किस किस तरफ है. सो ये जो ये चीज़ वास्ट मैनेजमेंट में सर ने पढ़ाई कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन टॉप से देखते हैं चीज़ें तो एक ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव होता है, फिर वो नेक्स्ट टीयर के ऊपर उनका ऑब्जेक्टिव बनता है और देन गो वो किस टीयर तक जाएगी इंफॉर्मेशन. तो वो नेचुरली जो ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी तरह कम्युनिकेट होता है टिल द लास्ट. वो हर एक के वो फिर ऑब्जेक्टिव और वो बनते जाते हैं. और क्योंकि जब तक अगर पूरे हायरार्की में लिंकेज ना हो कम्युनिकेशन का तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है. बिल्कुल ठीक है. तो यू गॉट टू हैव ओपन एंडेड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड डाउन. वो बिल्कुल ठीक है, मगर हर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजर को इससे कोई गर्ज नहीं कि कल 12 बोरियां सीमेंट की पहुंची या आई. उसे इससे गर्ज है कि जो डिलीवरेबल था वो किस हद तक अचीव हुआ. अगर उससे आप माइक्रो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा. लेकिन किसी एक लेवल तक टीयर के प्रोक्योरमेंट इज एज पर स्केड्यूल अगर चल रही है जो कि अप्रूव्ड है, उसकी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है तो ही इज हैप्पी. हाँ, किसी एक टीम लीड की जिम्मेदारी होगी जो काउंट करेगा, जो कि इस पूरे को डिफाइन करेगा. तो इन्फॉर्मेशन का लेवल एंड इन्फॉर्मेशन की कितनी उसकी समराइज फॉर्म ऊपर जाती है वो भी डिफाइन होना पड़ेगा. सो जो ओवरऑल प्लान है, यानी कि ये अब अगर हमें इससे अलावा कोई हमसे इन्फॉर्मेशन मांगता है देन दैट इज़ एन इमरजेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट. सो इफ अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें, हम भी सब लोग मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में प्रोजेक्टाइज या ऑपरेशनलाइज काम कर रहे हैं. हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी डिफाइंड है नॉर्मली प्रोसीजर्स कि ये किस रफ्तार से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी, मगर उसके बावजूद हम सारा दिन ओवरलोड होते हैं इंफॉर्मेशन के इनफ्लो या आउटफ्लो हम मेंटेन करने में, क्योंकि हम जो हमारी जो ये जो प्लान है ये आउटडेट हो चुका है. अगर आप अपने सराउंडिंग में गौर करें तो इंफॉर्मेशन प्लान्स आर आउटडेटेड एंड इट्स अ कांस्टेंट फायर फाइटिंग अप्रोच विच इज़ इन प्लेस. फटाफट बनाओ, ये करो, जल्दी लाओ, इस तरह रिपोर्ट बनाओ. अगर हम महीने के महीने बैठ के ये तय कर लें पिछले महीने में जो मसाइल आए, अगले महीने हम ये रिव्यू कर लें अपना कम्युनिकेशन प्लान, तो मे बी, मगर हम तो रिव्यू कर लेंगे, जो हमारे बॉसेस हैं वो रिव्यू नहीं करते अपना, तो हमें हर महीने एक नई जंग लड़नी पड़ती है. हाउएवर प्रोजेक्टाइज अप्रोच में इट इज़, क्योंकि प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन बड़ी लिमिटेड है, टाइम कैलकुलेटेड है, तो ये फायर फाइटिंग अप्रोच वुड नॉट लीड टू गुड आउटकम. सो बेसिंग ऑन द स्कोप corresponding communication plan is necessary to be. हम रूटीन में काम कर रहे होते हैं तो there is nothing to do. मतलब there is, you are at a level. You are doing whatever is required out of you. तो आप जब लिख देते हैं ना nothing to report, वो यार ये तो इस फॉर्मेट पे बन गया है.